सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे हैं रिडक्स अभिक्रियाएं। इसके अंतर्गत कल हमने पढ़ा ऑक्सीकरण संख्या और उसे ज्ञात करने की विधि। आज हम देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या के पदों में रिडक्स अभिक्रियाएं। यदि किसी अभिक्रिया में निहित स्पीशीज की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है तो उस अभिक्रिया को रिडक्स अभिक्रिया कहा जाता है। यदि किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उसे ऑक्सीकरण, और यदि ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो उसे अपचयन कहते हैं। जैसे अगर किसी अभिक्रिया में किसी परमाणु का ऑक्सीकरणांक 0 से बढ़ के 2 हो जाता है +2, तो उसका ऑक्सीकरण होगा। अगर किसी का ऑक्सीकरणांक 4 से घट के +2 हो जाता है तो उसका अपचयन होगा। अब इसमें ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ भी हैं। ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जिसकी एक या अधिक तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, अर्थात जिसका अपचयन होता है, वो ऑक्सीकारक का काम करता है। तथा अपचायक वे पदार्थ हैं जिसके एक या एक से अधिक तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनकी खुद का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक का काम करते हैं। इस रिडक्स अभिक्रिया के क्रम में देखें, अगर आप देखो यहाँ एक अभिक्रिया लिखी हुई है H2S + HNO3 = NO + H2O। H2S में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरणांक +1, सल्फर का -2। नाइट्रिक अम्ल में हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन +5 और ऑक्सीजन -2। अभिक्रिया के पश्चात देखो नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड में और सल्फ्यूरस हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में परिवर्तित हो रहा है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड में NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +2, ऑक्सीजन की -1। सल्फर में 0 और H2O में हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -2। यहाँ पर दो तरह के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, मतलब ये -2 से 0 में पहुँच रहा है। वहीं नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है, यह +5 से +2 में हो रहा है। मतलब नाइट्रिक अम्ल का नाइट्रिक ऑक्साइड में अपचयन हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण हो रहा है। चूँकि हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड नाइट्रिक अम्ल के लिए अपचायक का काम करेगा। वैसे ही नाइट्रिक अम्ल का नाइट्रिक ऑक्साइड में अपचयन हो रहा है, इसलिए नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए ऑक्सीकारक का काम करेगा। हमने यही बताया अभी आपको कि जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक का काम करेगा, अर्थात अगर वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी किसी दूसरे को उसको ग्रहण करना होगा। इसलिए जो स्वतः ऑक्सीकृत होगा वह दूसरे को अपचयित करेगा। वैसे ही अगर जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो निश्चित है वो कहीं न कहीं से निकालेगा। इसका मतलब है कि स्वतः अगर अपचयन हो रहा है तो वह किसी दूसरे पदार्थ के लिए ऑक्सीकारक का काम करेगा। अब आते हैं रिडक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना।
जितनी भी रिडॉक्स अभिक्रियाएं हैं इनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रम एक साथ होते हैं। एक रिडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण संतुलित तभी माना जाता है जब ऑक्सीकरण प्रक्रम में दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपचयन प्रक्रम में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाए। रिडॉक्स अभिक्रियाओं को दो प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। एक है ऑक्सीकरण अंक विधि और दूसरी है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो पहली विधि के बारे में आज हम देखेंगे, ऑक्सीकरण अंक विधि। यह विधि किसी भी रिडॉक्स अभिक्रिया में विद्युत आवेश संरक्षित रहता है के सिद्धांत पर काम करता है और यह तभी संभव है जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और कमी ये दोनों बराबर हो जाएं। अतः इस विधि में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थों के लिए उचित गुणांकों का प्रयोग करते हैं जिससे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और कमी संतुलित हो सके। इस विधि द्वारा समीकरण को संतुलित इन चरणों में कर सकते हैं। नंबर 1, दी गई ऑक्सीकरण रिडॉक्स अभिक्रिया के समीकरण को लिख लेते हैं। इस समीकरण में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं को उनके ऊपर लिखते हैं। अब ये पहचानते हैं कि किसमें ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। जिन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है उन्हें उपयुक्त संख्याओं से गुणा करके संतुलित करते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ द्वारा ग्रहण किए गए तथा अपचायक पदार्थ द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों तथा अपचायक पदार्थ द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संतुलित करने के लिए उपयुक्त गुणांक खोजते हैं। ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थों को उनके संगत उत्पादों को इन गुणांकों से गुणा करते हैं। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अतिरिक्त शेष सभी परमाणुओं को संतुलित कर लेते हैं। यदि समीकरण आणविक है तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं को सामान्य रूप से संतुलित कर लेना चाहिए। इस प्रकार से प्राप्त समीकरण एक संतुलित समीकरण होगा। यदि दी गई समीकरण आयनिक है या अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए उस ओर पर्याप्त संख्या में जल जोड़ते हैं जिधर जितना ऑक्सीजन कम है। अब हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में दूसरी ओर हाइड्रोजन आयन जोड़ते हैं। यदि दी गई अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न हो रही है तो ऑक्सीजन परमाणु संतुलित करने के लिए पर्याप्त संख्या में OH आयन उस ओर जोड़ते हैं जिधर ऑक्सीजन परमाणुओं की कमी हो और हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक H2O अणु उस ओर जोड़ते हैं जिधर हाइड्रोजन परमाणु कम होता है। इस प्रकार OH और H2O जोड़ करके हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित कर लेते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। देखो एक उदाहरण दिया हुआ है। समीकरण है KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2C2O4 इज इक्वल टू K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। पहले चरण में हम इनके ऊपर इनके ऑक्सीकरण अंक लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है पोटेशियम पर मैंगनेट में पोटेशियम +1, मैग्नीज +7, ऑक्सीजन -2।
सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन +1, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2। H2C2O4 में हाइड्रोजन +1, कार्बन +3 और ऑक्सीजन -2। वैसे ही पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम पर +1, सल्फर पर +6 और ऑक्सीजन पर -2। मैग्नीज सल्फेट पर Mn+2, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन +2, ऑक्सीजन -2 और H2O में हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -2। अब आप देखो इसमें किसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी और किसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर मैग्नीज +7 से मैग्नीज सल्फेट +2 में आ रहा है और एक कार्बन है, कार्बन +3 से +4 में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीज 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है प्रति परमाणु। मैग्नीज के परमाणु के समीकरण में दोनों समान संख्या है, कार्बन में दोनों तरफ समान नहीं है, इसलिए हम 2 का गुणा कर लेते हैं। जैसे H2C2 है मतलब 2 है और इधर CO2 है, एक ही है, इसलिए 2CO2 पहले ही कर लेते हैं। अब देखो मैग्नीज के एक परमाणु के द्वारा 5 इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, कार्बन के 2 परमाणु द्वारा निकाले गए 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब हुआ कि ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करने के लिए मैग्नीज में 2 का और कार्बन में 5 का गुणा करना होगा। वही किया गया है, देखो आप यहाँ 2KMnO4 + 5H2C2O4 = K2SO4 + 2MnSO4 + 10CO2 + H2O। ऐसा करने में सल्फ्यूरिक अम्ल और पानी इसको हम नहीं टच करते हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए आप देखो, एक सल्फेट आयन पोटेशियम के साथ लग रहा है और 2 लग रहा है मैग्नीज के साथ, तो 3 सल्फ्यूरिक अम्ल हमने जोड़ दिया, 3H2SO4 जोड़ दिया। अब पानी को देखते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करेंगे तो पानी देखो, ऑक्सीजन पोटेशियम परमैंगनेट 2 चौका 8 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी आप देख लो 5H2 है और 3H2 8H2 है, तो ये जोड़ करके 8H2O बन जाएगा। तो इस प्रकार से कमी और वृद्धि को बराबर करके हम समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। आगे देखो, इस समीकरण को संतुलित करना है। Cu + HNO3 = CuNO3 twice + NO + H2O। यहाँ भी वही करेंगे, पहले इनके ऑक्सीकरण अंक लिख लेंगे। कापर का 0, नाइट्रोजन का देखो यहाँ +5 है, दूसरे में कापर +2 में आ गया है और नाइट्रोजन +2 में आ गया है। इसका मतलब है कि कापर का ऑक्सीकरण अंक 0 से बढ़ के +2 हो रहा है और नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण +5 से घट के +2 हो रहा है, अर्थात कापर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। एक कार्बन परमाणु द्वारा, कापर परमाणु द्वारा निकाले गए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और एक नाइट्रोजन के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। इसका मतलब है कि कापर में 3 का और नाइट्रोजन में 2 का गुणा करना होगा, वही किया गया है। 3Cu + 2HNO3 = 3CuNO3 twice + 2NO + 2H2O। अब प्रति कापर परमाणु 2 नाइट्रेट आयन लग रहे हैं, तो 2 नाइट्रेट आयन लगने का मतलब ये हुआ कि 6 नाइट्रिक अम्ल जोड़ेंगे, वही हुआ है। 6 नाइट्रिक अम्ल जोड़ दिया तो ये हो गया 8HNO3। 3Cu + 8HNO3 = 3CuNO3 twice + 2NO + H2O। अब H2O को बराबर करने के लिए, चूंकि 8H है इसलिए 4H2O निकलेगा। तो इस प्रकार से ये संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाएगा।
3Cu plus 8HNO3 is equal to C3CuNO3 twice plus 2NO plus 4H2। एक और देखते हैं। यहाँ है Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe प्लस 2 प्लस H प्लस इज इक्वल टू Cr प्लस 3 प्लस Fe3 प्लस प्लस H2O। आप इसमें देखो क्रोमियम प्लस 6 स्टेट में से प्लस 3 में जा रहा है, आयरन प्लस 2 से प्लस 3 में जा रहा है, अर्थात क्रोमियम द्वारा निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, जबकि आयरन द्वारा निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। इसलिए क्या होगा, 3 और 1 है प्रति परमाणु, चूंकि 2 क्रोमियम है इसलिए 6 का गुणा करेंगे, 6Fe 6Fe3 प्लस, क्रोमियम में 1 का गुणा करेंगे। अब ये हो गया Cr2O7 प्लस 6Fe प्लस 2 इज इक्वल टू 2Cr3 प्लस प्लस 6Fe3 प्लस प्लस 7H2O। अब चूंकि अभिक्रिया H यानी अम्लीय माध्यम में हो रही है, तो जहाँ जितना ऑक्सीजन कम है उतना पानी जोड़ते हैं, और ठीक इसके उल्टी दशा में जल के अणुओं का दूना, चूंकि 1 हाइड्रोजन पहले से है इसलिए उसको घटा के 13 हाइड्रोजन आयन ही जोड़ते हैं, तो ये संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाता है। अर्थात संतुलित समीकरण होगा Cr2O7 2 माइनस प्लस 6Fe प्लस 2 प्लस 14H प्लस इज इक्वल टू 2Cr3 प्लस प्लस 6Fe3 प्लस प्लस 7H2O। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा समीकरणों को संतुलित करते हैं। हमेशा इसको ध्यान में रखते हैं कि पहले ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे, इसके बाद कमी और वृद्धि को निरूपित करेंगे प्रति परमाणु, और उसके पश्चात कमी वृद्धि निरूपित करने के पश्चात ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को यथासंभव संतुलित कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।